Assalamualaikum, welcome to the AHF Academy. I am your biology instructor. I will teach you about solving a biological problem. This is the lecture first of chapter 2, class 9th biology, and the chapter is solving a biological problem. इस लेक्चर के अंदर जो बेसिक चीज़ें हमने कवर करनी है तो इसकी मैं आपको ज़रा समरी पहले बता देती हूँ। आपका जो पहला कॉन्सेप्ट क्लियर करना है वो है बायोलॉजिस्ट से रिलेटेड, यानी कि क्या बायोलॉजिस्ट बनने के लिए स्टडी करना ज़रूरी है, क्या बायोलॉजिस्ट बनने के लिए आपके पास डिग्री का होना ज़रूरी है या नहीं है। असल में बायोलॉजिस्ट होता क्या है, दो चीज़ें हमारे पास। अब जो बायोलॉजिस्ट है वो किस तरह से बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, यानी कि वो प्रॉब्लम जो जिंदा जानदारों से मुतालिक है वो असल में कौन कौन से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और उसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है, और बायोलॉजिकल मेथड और साइंटिफिक मेथड में क्या फ़र्क है, और स्टेप्स ऑफ द बायोलॉजिकल मेथड। इसके अलावा आपको ये बताना चाहूँगी कि जो चैप्टर नंबर 2 है ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपने इसको पढ़ना है, और क्योंकि ये जो आपका चैप्टर है लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से कोई भी नहीं बनेगा, ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है। और इस लेक्चर में हम बेसिकली 6 से 5 MCQs को कवर करेंगे और साथ में ही हम 3 से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस को भी देखेंगे। और एक लास्ट बात, यहाँ पर काफ़ी सारा जो मटेरियल है वो एक्सट्रैक्ट करके लिखा गया। ये सारे का सारा जो मटेरियल है ना ये वैल्यूएबल है, और इसको यहाँ पे लिखने का मकसद ये होता है कि ताकि आप यहाँ से मटेरियल को नोट भी कर सकें और उसको समझ भी सकें, और कम से कम टाइम में हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर सकें। चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ साइंटिफिक प्रॉब्लम। साइंटिफिक प्रॉब्लम को और साइंटिफिक मेथड को समझने से पहले आपको साइंस का पता होना चाहिए। ये हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं जो हमने आज स्टडी करने हैं। फर्स्ट वन बायोलॉजिकल मेथड, स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड, रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल मेथड, फोर्थ वन इज ऑब्जर्वेशन एंड द लास्ट वन इज हाइपोथेसिस। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास साइंस क्या है। साइंस इज अ नॉलेज दैट इज ऑब्टेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, जो इल्म होगा जो आप एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन से हासिल करते हैं वो है हमारे पास साइंस। अब जाहिर सी बात है साइंस में हम क्या करते हैं, साइंस में हम काफ़ी सारा इल्म हो सकता है। ठीक है, साइंस में क्या होता है, काफ़ी सारा इल्म होता है। हमें किसी जगह पर कोई चीज़ समझ ना आए, जैसे कि हमें अब तो पता है कि जो ज़मीन है वो सूरज के गिर्द घूम रही है, पहले हमें मालूम नहीं था कि जो ज़मीन है वो सूरज के गिर्द क्यों घूम रही है, कैसे घूम रही है, इसकी वजह क्या है। तो ये वैसे बात है एक इल्म की ही, पहले हमें नहीं पता था इस बात का, लेकिन अब हमें इस बात का पता चल चुका है। लेकिन हमें इसमें प्रॉब्लम हो रही है, तो वो जो प्रॉब्लम है वो साइंटिफिक प्रॉब्लम है। अब साइंटिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जो मेथड इस्तेमाल करेंगे वो होगा हमारे पास साइंटिफिक मेथड। यहाँ से एमसीक्यूज नंबर फर्स्ट बनेगा कि जो साइंटिफिक मेथड है उसको कौन कौन उसको इस्तेमाल कर सकता है, यानी कि एमसीक्यूज नंबर फर्स्ट केमिस्ट यूज़ कर सकते हैं उसको, बायोलॉजिस्ट यूज़ कर सकते हैं, या फिजिक्स से रिलेटेड यूज़ किया जा सकता है। तो इसका आंसर है कि बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री सभी इस साइंटिफिक मेथड को यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपसे कुछ ऐसा एमसीक्यूज पूछा जाता है तो लाजमन जो डी ऑप्शन होगा वो ऑल ऑफ दीज का होगा, और आपने टिक किसको करना है, आपने ऑल ऑफ दीज को टिक करना है, क्योंकि सभी लोग इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं, साइंटिफिक मेथड को। साइंटिफिक मेथड की एक ख़ास टाइप जिसको हम कहते हैं, हमारे पास क्या है, बायोलॉजिकल मेथड। अब देखिए बायोलॉजिकल मेथड भी एक साइंटिफिक मेथड है, लेकिन बायोलॉजिकल मेथड के अंदर हमने सिर्फ जो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है वो साइंस से रिलेटेड नहीं है, बल्कि वो रिलेटेड होगी लिविंग ऑर्गेनिज्म से। इज इट क्लियर। साइंटिफिक मेथड में सभी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, लेकिन बायोलॉजिकल मेथड के अंदर हमने सिर्फ वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है जो सिर्फ, यानी कि वो प्रॉब्लम हमने सॉल्व करनी है, यानी कि बायो का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होगी वो किस में सॉल्व करेंगे, हम बायोलॉजिकल मेथड में हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो बायोलॉजिकल मेथड है हम उसको 500 साल से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। अगर हम तरक्की की बात कर रहे हैं फील्ड्स के अंदर, मेडिसिन की फील्ड के अंदर, या इन्वायरमेंटल बायोलॉजी की फील्ड के अंदर, या बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, या फिर DNA टेक्नोलॉजी के अंदर, तो वो तरक्की अब हुई है, इस सेंचुरी में हुई है और प्रीवियस सेंचुरी में हुई है। ठीक है,
लेकिन 500 साल से हम बायोलॉजिकल मेथड को इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको यूज़ कर रहे हैं। ये नहीं कि जब से इस ज़मीन पर ज़िंदगी का आगाज़ हुआ है, जब से जो ह्यूमंस हैं वो अपीयर हुए हैं, बने हैं, तब से बायोलॉजिकल मेथड का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ क्या है हमारे पास, ग्लैड्यूल्स एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब जो इसका एक्सपेरिमेंट है ये भी एमसीक्यूज के तौर पर पूछा जा सकता है आपसे कि ये कब किया था। इसने 1590s में ये एक्सपेरिमेंट किया था और 1915 के एक्सपेरिमेंट से लेकर आज तक हम इस साइंटिफिक मेथड को यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ से आपने समझ लेना है कि मेडिसिन की फील्ड हो या बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड हो या इकोलॉजी की फील्ड हो, जो आज तक सक्सेसफुल है वहाँ तक, और स्टार्ट कहाँ से हो रहा था, ग्लैड्यूल्स के एक्सपेरिमेंट से। वो कब हुआ था, 1950s के अंदर, तब से हम ये मेथड को इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको कॉन्सेप्ट देती हूँ बायोलॉजिस्ट का। अब बायोलॉजिस्ट, अब देखिए बायोलॉजिस्ट जो होते हैं, इंसान जो है वो शुरू से ही क्या है, बायोलॉजिस्ट है। ये नहीं कि जब से इंसान इस ज़मीन पर आया है वो बायोलॉजिस्ट है। क्यों, इसकी वजह क्या हो सकती है, क्योंकि देखिए ज़रा, इस इंसान ने खुद को ज़िंदा रखने के लिए, खुराक हासिल करने के लिए शिकार करना शुरू किया। इसको शिकार तभी मिलता है जब वो समझ पाता है कि शिकार किस वक्त कहाँ पर होगा, जब उसे पता होता है कि शिकार का मस्कन क्या है, कहाँ पे वो रहता है। समझ आ रही है। तो देखिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म से मुतालिक वो शुरू से ही प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। लिविंग ऑर्गेनिज्म से मुतालिक शुरू से ही प्रॉब्लम ये था कि इसे खाना हासिल करना था, इसे हिफाजत चाहिए थी जानवरों से बचने के लिए इसने कुछ ना कुछ मेथड को तलाश किया, प्रोसेस ढूंढे। जानवरों को मारने के लिए इसने कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढा। फिर जानवरों के हैबिटेट को इसने जानना शुरू किया। जब इसने तमाम चीज़ों को हल किया, इसके पास जो रिजल्ट्स मिले, इसने इस इंसान की मदद की जानवरों के ऊपर शिकार करने में आसानी की। ठीक है, इज इट क्लियर। तो हम ये कहेंगे कि जो बायोलॉजिस्ट हैं वो शुरू से ही क्या है, बायोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपके हाथ में डिग्री हो, आपके हाथ में एक प्रॉपर सर्टिफिकेट हो, फिर ही आप बायोलॉजिस्ट बनेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। हर वो इंसान बायोलॉजिस्ट है जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। जिसके जहन में कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जो कुछ सेपरेट कर रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म से मुतालिक, जो कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में कुछ भी अलग से सोच रहा है, वो एक क्या है, एक बायोलॉजिस्ट है। तो इसका जो एविडेंस है वो यही है कि इंसान शुरू से ही क्या है, बायोलॉजिस्ट है। क्योंकि इसने लिविंग ऑर्गेनिज्म को समझने की कोशिश की है, तो वो भी एक बायोलॉजिस्ट था। क्योंकि वहाँ पर कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं था तब। ठीक है, इज इट क्लियर। बायोलॉजिस्ट क्या हुआ हमारे पास, ये हमारे पास किसका कॉन्सेप्ट हो गया, बायोलॉजिस्ट का। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजिस्ट एंड बायोलॉजिकल मेथड। ठीक है, इसमें हमने 2 एक्सपेरिमेंट्स पढ़े, बायोलॉजिकल मेथड एंड ग्लैड्यूल्स एक्सपेरिमेंट। वो कब किया, 1590s में किया। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है। ये तो समझ लिया कि बायोलॉजिकल मेथड में हमने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, लेकिन बायोलॉजिकल प्रॉब्लम असल में होती क्या है, इसके बारे में 2 व्यूज़ बताती हूँ आपको। फर्स्ट व्यू देखें, कोई भी प्रॉब्लम जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए प्रोड्यूस करता है, वो क्या होगी, हमारे पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होगी। कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे के लिए क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, दूसरे के लिए प्रॉब्लम प्रोड्यूस करता है, तो वो हमारे पास क्या होगी, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम दैट वन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड फॉर एन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो एक जिंदा जानदार दूसरे जिंदा जानदार के लिए प्रोड्यूस करेगा वो होगा बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको एक मच्छर ने काटा है, मच्छर के काटने से बुखार होगा। अब मच्छर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसके काटने से आपको बुखार हुआ। अब देखें, इसने प्रॉब्लम क्या कर दी, क्रिएट तो कर दी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। ठीक है, मेरा समझाने का मकसद यही था कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्या कह रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ने दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, हम इसको बोलेंगे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ये हमारे पास क्या आ गई, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। जैसे कि हम आजकल दरख्त काट रहे हैं, दरख्त के काटने से, फॉरेस्ट के अंदर जो मौजूद जानवर हैं उनके हैबिटेट जो हैं वो क्या हो रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, तबाह हो रहे हैं, तो उनके लिए प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसका मतलब हम वहाँ भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। दैट इज़ द फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल मैथड। ओके,
नेक्स्ट हमारे पास सेकंड कॉन्सेप्ट देख लेते हैं इसका, कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, या तो एक बायोलॉजिस्ट के जहन में आता है या फिर कोई इंसान बायोलॉजिस्ट से पूछता है। इट कुड बी अ क्वेश्चन रिलेटेड टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम एक क्वेश्चन भी हो सकता है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से मुतालिक होगा। डैट इज आइदर आस्क्ड बाय समवन, जो कोई बंदा किसी बायोलॉजिस्ट से पूछेगा या फिर वो बायोलॉजिस्ट के जहन में खुद ब खुद आता है, अराइज होगा, उसे हम नाम देंगे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का। फर्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट था कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ने दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्या क्रिएट की, प्रॉब्लम क्रिएट की, उसको हम किसका नाम दे रहे थे, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का। सेकंड कॉन्सेप्ट ये कि एक बायोलॉजिस्ट है और एक बायोलॉजिस्ट है हमारे पास, ठीक है, उसके जहन में भी ये क्वेश्चन आ सकता है या फिर कोई इंसान बायोलॉजिस्ट से ये क्वेश्चन पूछ भी सकता है, तो ये भी हमारे पास क्या होगी, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हमें ये तो पता है कि मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, लेकिन बायोलॉजिस्ट के जहन में, आपकी और मेरे जहन में ये क्वेश्चन तो ज़रूर आ रहा होगा कि मच्छर के काटने से मलेरिया कैसे हो सकता है। तो मच्छर में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से मलेरिया हो रहा है, राइट। तो ये क्वेश्चन अराइज हो गया, डैट इज़ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, दिस इज़ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। समझ में आ गई बात। जैसे कि अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। अब गर्मियों में क्या होता है, अब गर्मियाँ चल रही हैं, ठीक है, जब बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, हमारी स्किन में पोर्स होते हैं, ठीक है, पोर्स की वजह से जो वाटर होता है वो बॉडी के अंदर से बाहर आता है, ठीक है, यानी कि पसीना आता है, हमें स्वेट आता है, ठीक है, क्योंकि स्किन में है पोर्स। लेकिन कभी ये सोचा है कि जब आप लोग बाथ लेते हैं तो उस वक्त जो पानी है वो बॉडी के अंदर क्यों नहीं जाता, अंदर से बाहर तो आ रहा है लेकिन अंदर क्यों नहीं जा रहा वो पानी। जब आप नहाते हैं, डैट इज़ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। हमारे पास एक और बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आ गई। इसको सॉल्व करने के लिए कौन से मेथड यूज़ करेंगे हम, बायोलॉजिकल मेथड को यूज़ करना है। एक जनरल एग्जाम्पल है हमारे पास, स्टडी ऑफ मलेरिया इज़ अ जनरल एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। अब हम कुछ स्टेप्स देख लेते हैं इसके। असल में प्रॉब्लम है क्या, दो बातें हैं हमारे पास यहाँ पे। अगर आपको प्रॉब्लम पता चलती है तो आपने क्या करना है, उसको ऑब्जर्वेशन करनी है, उसकी ऑब्जर्व करना है। तीसरी बात, आपने उसका हाइपोथेसिस करना है, हाइपोथेसिस बनाना है। चौथी बात, उसको डिडक्शन करनी है आपने, उसके एक्सपेरिमेंट्स लेने हैं आपने। फिर हमने क्या करना है, उसके रिजल्ट्स को समराइज़ करना है एंड लास्ट उसकी रिपोर्ट करना है, ठीक है। चलिए हम अपने पहले स्टेप की तरफ आते हैं, वो है रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। एक जनरल एग्जाम्पल से हम स्टार्ट करते हैं कि एक सिंपल सी है। रात को आप लेटे हैं, आपको रात के वक्त मच्छर ने काट लिया। जब आप सुबह उठे हो, आपने क्या ऑब्जर्व किया है कि आपने ऑब्जर्व किया है कि आपकी बॉडी के अंदर पेन है, आपकी बॉडी के अंदर तकलीफ़ है, दर्द है, आपको फटीग हो रही है, थकावट महसूस हो रही है, बॉडी का जो टेम्परेचर है वो हाई हो चुका है, हाई हो रहा है, आंखों से एक किस्म की आपको हीट सी फील होगी। तो वो क्या हमारे पास होगी, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। आप सुबह उठे हैं, आपने अपना बायोलॉजिकल प्रॉब्लम खुद ही रिकॉग्नाइज किया, फिर आप गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास जाकर बताया मुझे कुछ ऐसे ऐसे सिम्टम्स शो हो गया। डॉक्टर आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेगा। पहले वो एक्सपेरिमेंट क्या करेगा, हार्ट बीट चेक करेगा। हार्ट बीट चेक करने के बाद क्या करेगा, वो स्टेथोस्कोप की मदद से आपकी जो चेस्ट कैविटी है उसको चेक करेगा। इसके बाद क्या करेगा, मज़ीद चंद एक एक्सपेरिमेंट्स करेगा, आपके ऊपर ऑब्जर्वेशन करेगा, आपसे पूछेगा आपको इलामात कब से हैं, और अब वो ऑब्जर्वेशन होगी वो सिंपल ऑब्जर्वेशन है। सिंपल ऑब्जर्वेशन के बाद वो आपको कहेगा कि आप अपना ब्लड टेस्ट करवाएं। वो एक और ऑब्जर्वेशन हो गया हमारे पास। तमाम ऑब्जर्वेशंस करने के बाद वो आपको एक स्टेटमेंट कह देगा, डॉक्टर ने जो रिपोर्ट देखी होगी, रिपोर्ट देखने के बाद वो आपको बोलेगा कि आपको मलेरिया है। अब वो जो इसकी बात है कि आपको मलेरिया, डैट इज़ द हाइपोथेसिस। अपना पहला स्टेप हम स्टडी करते हैं जो कि हमारे पास है रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। इसमें हमने खुद ब खुद अपनी प्रॉब्लम को खुद रिकग्नाइज करना है। आपकी बॉडी में फटीग है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर हाई है, आपकी आंखों से हीट निकल रही है, तो वो आपकी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ठीक है। आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने 2 तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए आपके ऊपर। एक हो गया हमारे पास एक्सपेरिमेंट क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। अब जो हमारे पास क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है ना, इसमें क्या होगा, इसमें आपकी वो हार्ट बीट वगैरह चेक करेगा स्टेथोस्कोप की मदद से।
और जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो होगी ना, उसमें क्या होगा, आपका ब्लड टेस्ट किया जाएगा, फिर तमाम ऑब्जर्वेशंस को इसने एक लाइन में बयान कर दिया। डॉक्टर ने कहा कि आपको क्या है, आपको बुखार है, जो बात इसने बोली कि आपको बुखार है, आपको मलेरिया हुआ है, वो बात क्या होगी हमारे पास, हाइपोथेसिस। ठीक है। अब रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, आप बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करना है आपने। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि वो कोई भी क्वेश्चन हो सकता है लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड। दूसरी चीज़, जब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम पता चल जाएगी तो आपने उसके ऊपर करना है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन अब दो तरह के होते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपको पेपर में पूछा जा सकता है। फर्स्ट वन इज क्वालिटेटिव एंड द सेकेंड वन इज क्वांटिटेटिव। ठीक है। और एक जो क्वेश्चन है स्टेप ऑफ मेथड, ये भी एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है कि बायोलॉजिकल मेथड के शॉर्ट क्वेश्चन है कि बायोलॉजिकल मेथड के स्टेप्स बताएं। ठीक है। अब ज़रा यहाँ पर देखेंगे हम अपने क्वांटिटेटिव को और क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन को, कि जो हमारी क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है इसमें क्वालिटी के बारे में बताएंगे। ऑब्जर्वेशन मतलब ऐसी ऑब्जर्वेशन जिसके लिए हम अपने 5 सेंसेस को इस्तेमाल करेंगे, वो होगी हमारे पास क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, जिसमें 5 सेंसेस हैं। जो पहली है आपके पास हेयरिंग, विजन, स्मेल, टेस्ट एंड टच। जब आप इन सेंसेस को इस्तेमाल करेंगे तो वो होगी हमारे पास क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। ठीक है। अब जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस होती हैं वो कैसी ऑब्जर्वेशंस होती हैं जिनमें हम 5 सेंसेस को इस्तेमाल ही नहीं करते, यूज़ ही नहीं करते। अब जो हमारे पास क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन होती है, ये इसमें होता है कि ये लेस एक्यूरेट है। जैसे कि मैं जनरल एग्जांपल देती हूँ। जनरल एग्जांपल ये है कि मेरे पास एक पेंसिल है और साथ में एक कॉपी है। अब जाहिर सी बात है अपनी सेंसेस को इस्तेमाल करेंगे हम। कौन से सेंस को इस्तेमाल करेंगे, देखने के सेंस को इस्तेमाल करेंगे। करने के बाद जो कॉपी है उसका जो वज़न है वो बहुत ज़्यादा है और जो पेंसिल है उसका वज़न क्या है, कॉपी की निस्बत कम है। आपने कैसे कहा, आपने इसको देखा, इसके साइज़ को देखा, फिर आपने ये बात कह दी कि ऐसा ऑब्जर्वेशन जो आपके पास कौन सा होगा, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, जिसमें आपने 5 सेंसेस को इस्तेमाल किया या 5 सेंसेस में से कोई एक सेंस इस्तेमाल की। यहाँ पर आपको उसकी एग्जैक्ट वैल्यू का नहीं पता, बस आपने ऐसा कह दिया कि जैसे कि जाहिर सी बात है देखने में पेंसिल छोटी सी है, कॉपी बड़ी सी है, तो ये क्या होगी हमारे पास लेस एक्यूरेट हो गया, क्योंकि आपने पहले देखने के बाद इसको कह दिया कि आपने इसको ऑब्जर्व किया। ठीक है, सही है। अब नेक्स्ट हम जाते हैं अपने क्वांटिटेटिव के पास। क्वांटिटेटिव जो मोर एक्यूरेट होते हैं, आपने बाकायदा पेंसिल का भी वज़न किया और कॉपी का भी बाकायदा वज़न किया। आपने वज़न करके बताया कि पेंसिल का जो वज़न है वो है जी 50 ग्राम, लगा लो 50 ग्राम। ठीक है। और जो कॉपी का वज़न होगा वो कितना है, 5 किलोग्राम। तो एग्जैक्ट जो वैल्यू है वो आपको किसकी बताता है, ऑब्जर्वेशन, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन बताते हैं, बाकायदा क्वांटिटी बता रहा है आपको वो। तो ये क्या होगी हमारे पास, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। इज इट क्लियर। यहाँ पर हमें चीज़ों की क्वांटिटी बता रहा है, बिकॉज हमें इसकी एग्जैक्ट वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, इसमें मज़ीद एग्जांपल्स को हम देख लेते हैं। अब इसमें क्या होता है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में क्या होता है, हम इनको नंबर में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, जैसे कि 46 ग्राम और 45 ग्राम। ठीक है। हम इसको नंबर्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अब देखें जो क्वालिटेटिव है, इसमें आप क्वालिटी जानेंगे और उनको आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ठीक है। यहाँ से एग्जाम्पल हैं एमसीक्यूज, यहाँ से एक एग्जाम्पल से एमसीक्यूज बनते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज ये है कि क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन में उसने क्या कहा कि अगर हमारे पास 1 लीटर वाटर होता है और 1 लीटर होता है एथेनॉल, ठीक है, C2H5OH, दोनों में से जो भारी चीज़ होगी जिसका वज़न ज़्यादा होगा, वाटर अब कितना ज़्यादा होगा ये नहीं पता हमें। जाहिर सी बात है हमें उसकी क्वालिटी का तो पता ही नहीं है, क्वांटिटी का तो पता ही नहीं है। ये हो गया हमारे पास एक फर्स्ट एग्जाम्पल। इसकी दूसरी एग्जाम्पल है, अगर हम वाटर के मेल्टिंग पॉइंट को देखें तो इसने कहा है कि जो मेल्टिंग पॉइंट है इज़ कोल्डर देन द है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। अब जो वाटर का मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है, कम है, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, लेकिन कितना है ये भी हमें नहीं पता। हमें क्वालिटेटिव में कुछ नहीं पता, हम अपना वो बस कह रहे हैं, तुक्का लगा रहे हैं। ठीक है। हमें इसमें क्वालिटेटिव में कुछ नहीं, अंदाज़ा नहीं है, कुछ नहीं है, हम बस तुक्के से कह रहे हैं कि हाँ भाई ये इतना होगा और ये इतना होगा। ठीक है। अब इन तमाम ऑब्जर्वेशंस करने के बाद अभी हमारा रहता है क्वांटिटेटिव।
तो क्वांटिटेटिव में हम क्या करेंगे, क्वांटिटेटिव जो हमारे पास होगा उसको हम क्या करेंगे, देखिए हम यहाँ बात करते हैं क्वालिटेटिव की। क्या ऑब्जर्वेशन ठीक निकला, तो आप ये नहीं मानेंगे कि क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो है वो लेस एक्यूरेट है, लेकिन मैं आपको अभी बताती हूँ कि ये कैसे लेस एक्यूरेट है। देखिए ज़रा, अब मेरे पास है सॉर्ट ऑफ पेंसिल्स, ठीक है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या आप लोगों में से कोई देखकर बता सकते हैं कि इन दोनों में से वेट किसका ज़्यादा है? नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि आपको देखने से नहीं पता चलेगा, लेकिन मैं इसको फील करके बता सकती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद एक पेंसिल का वेट दूसरी पेंसिल से ज़्यादा है, लेकिन अब वेट कितना ज़्यादा है वो मुझे नहीं पता। तो ये जो ऑब्जर्वेशन होगी जिसमें आपने फील करके बताया, टच करके बताया, तो ये होगी हमारे पास क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, जिसमें हम अपने सेंसेस को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है हम इनको नंबर में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है ना, हम इसको नंबर्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, जैसे कि 46 ग्राम है या 45 ग्राम है। लेकिन अगर यहाँ देखें तो बाकायदा बताया जा रहा है कि अगर हम 1 लीटर वाटर लेते हैं तो उसका जो वज़न होगा वो होगा 100 ग्राम। लेकिन अगर हम 1 लीटर इथेनॉल लेते हैं तो उसका वज़न होगा 789 ग्राम। यहाँ से MCQs आएगा कि जो 1 लीटर इथेनॉल का वज़न कितना होता है, वो होता है 789 ग्राम। लेकिन यहाँ पर पता चल रहा है कि जो मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस है और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। देखिए अब यहाँ पर कौन सा ऑब्जर्वेशन बेहतर रहेगा, एक ये कि यहाँ मैंने इसको फील करके बताया और एक पेंसिल का वज़न बताया कि एक पेंसिल का वज़न क्या है, ज़्यादा है दूसरे से। ऑब्जर्वेशन में बैलेंस सिस्टम लेकर आऊँ, उसको रखूँ, बाकायदा चेक करूँ, फिर मैं बताऊँ जी एक पेंसिल का वज़न है जी 46 और दूसरी का वज़न है जी 45, 1 ग्राम का फ़र्क है। समझ में आई बात? तो हमारे पास जो बेहतर ऑब्जर्वेशन होगी वो होगी क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वांटिटेटिव में आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि एक का 46 है, एक का 45 ग्राम है। लेकिन क्वांटिटेटिव में आपको नहीं पता था कि इसमें आपने क्वालिटी कि इसमें आप क्वालिटी जानेंगे और उनको आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। सही है। अब हम देखते हैं इन तमाम ऑब्जर्वेशंस करने के बाद जो स्टेटमेंट की जाएगी, जैसे कि डॉक्टर वाली एग्जांपल मैंने दी थी, इसने तमाम ऑब्जर्वेशन के बाद एक स्टेटमेंट कह दी थी कि आपको मलेरिया है। वो जो स्टेटमेंट, उस स्टेटमेंट को कहते हैं हाइपोथेसिस। जैसे कि अगर एक हल्की और भारी चीज़ दोनों को सेम हाइट से गिराते हैं तो कौन सा ऑब्जेक्ट पहले ज़मीन पर जाकर गिरेगा। सपोज दैट अगर भारी जाकर स्ट्राइक करेगा, अगर हम सपोज करते हैं जो भारी जाकर वो क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा, तो हम क्या कहेंगे, जितना वज़न ज़्यादा होगा वो उतनी स्पीड से ज़मीन की तरफ जाएगा। जाहिर सी बात है, ऑब्जर्वेशन करने के बाद ये बात, ऑब्जर्वेशन करने के बाद आप बता रहे हो कि जो बात होगी इसे हम बोलेंगे हाइपोथेसिस, ठीक है। मतलब हमने अपने हाथ में दोनों चीज़ें पकड़ी, ठीक है, एक भारी एक हल्की। हमने क्या किया, हमने भारी जो चीज़ है उसको फेंका, उसको नीचे फेंका। अगर भारी जाकर स्ट्राइक करेगा तो हम क्या कहेंगे, जितना वज़न उसका ज़्यादा होगा वो उतनी स्पीड से क्या हुआ, नीचे गिरा, ठीक है। तो जो हमारे पास रिजल्ट्स निकलेंगे, जो स्टेटमेंट निकलेगी हमारे पास, हम उसको बोलेंगे हाइपोथेसिस, ठीक है। अब देखिए, हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन, इट इज़ अ एक्चुअल एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। एक अच्छे हाइपोथेसिस की खसूसियत क्या होती है कि वो एक सिंपल होना चाहिए, एक सिंपल स्टेटमेंट होनी चाहिए, इसको हर कोई अंडरस्टैंड कर सके। जैसे कि अगर फर्ज करें ऐसा होता है तो जो भारी ऑब्जेक्ट है हमारे पास वो नीचे ज़मीन पे जाके लगेगा। अगर वो लगता है, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स क्या होगी, ज़्यादा है, इसका वज़न के साथ कनेक्शन है, तो ये चीज़ें ज़रा आपको कॉम्प्लेक्स कर देंगे, आपको इसकी चीज़ की समझ नहीं आएगी, आपको ज़रा मुश्किल बना देगा। तो इसका मतलब है कि हाइपोथेसिस एक सिंपल स्टेटमेंट होनी चाहिए। जितने भी हाइपोथेसिस ऑब्जर्वेशंस हों उसकी बिल्कुल क्या हो, वो उसको एग्री करे, ठीक है, एग्री करे, और उसके बाद उसके ऑब्जर्वेशंस हों, उसके बाद टेस्ट लिए जाएँ उसके, और लास्ट वन पे क्या हो, पोटेंशियली फाल्सिफिएबल हो। अच्छा हाइपोथेसिस हमेशा पोटेंशियली फाल्सिफिएबल भी होता है, ठीक है। ये था हमारा आज का लेक्चर। हमने देखा कि बायोलॉजिकल मेथड क्या होता है, बायोलॉजिकल स्टेप्स, मेथड के स्टेप्स देखे हमने, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में डिफरेंस देखा, और लास्ट में हमने फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस देखा। होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी।